नमस्कार दोस्तों, HRDIS में आप सभी का स्वागत है। आप सभी लोग कैसे हैं? आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को अब आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से कर रहे होंगे, क्योंकि जो भी आपके ROE की जो एग्ज़ाम डेट है वो लगभग आपको पता ही होगा कि जो न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ में तो नहीं आ रहा है, यूँ कहें कि उड़ती-उड़ती जो खबरें हैं वो ये हैं कि फरवरी के फर्स्ट वीक में यानी कि 4 फ़ेब को जो है आपका एग्ज़ाम ROE का हो सकता है और 17 मार्च तक आपका एग्ज़ाम जो है यूपीपीसीएस का हो सकता है। ये 2 मुख्य परीक्षाएं हैं जिस पर हम डेडिकेट अभी हैं इस समय। बाकी अन्य बहुत सारी परीक्षाएं अलग-अलग जो है आयोगों की अभी निर्धारित हो चुकी हैं। तो उसी क्रम में हमने आपसे वादा किया था कि हम आपको ये बताएंगे कौन से ऐसे चैप्टर्स हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जिनसे प्रश्न आपकी परीक्षा में अक्सर पूछे जाते हैं। इसी क्रम में आज हमने पॉलिटी को यानी कि राज्य व्यवस्था को उठाया है और उसकी विषय सूची को, लक्ष्मीकांत की जो विषय सूची है हमने उसको लिया है और हमने ये बताया है कि कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो आपको पढ़ने चाहिए, जो बहुत महत्वपूर्ण है। प्लीज़ वीडियो को स्किप कहीं भी मत करिएगा, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक है, क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण यही होता है कि आपको क्या छोड़ देना है। ठीक है, पढ़ना इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, अपनी जगह पर है, लेकिन क्या नहीं पढ़ना है ये सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, तो आपको भेड़ चाल नहीं चलनी है, आपको स्मार्ट तरीका फॉलो करना है और अपनी पढ़ाई को बढ़िया तरीके से करना है। चलिए बिना देरी के सेशन स्टार्ट करते हैं और जो पहला हमारा भाग है वो है संवैधानिक ढांचा का, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमवर्क का। इसमें जो हमारा पहला जो टॉपिक है यानी जो चैप्टर है हमारा, वो है हमारा ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इसमें से ये जो कंपनी का शासन यानी कि 1773 से लेकर के 1858 और 1858 से लेकर के 1947 तक का जो शासन है, कंपनी का शासन यहाँ तक, और ये ताज का शासन, ये इम्पॉर्टेंट है। इसमें से भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। पिट्स इंडिया एक्ट, 2 एक्ट जो है बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसके अलावा कुछ कुछ चार्टर एक्ट हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं, इनको आप देख लीजिएगा अच्छे से। भारत शासन अधिनियम 1935 बहुत महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा, तो इसको आप लोग कर लीजिएगा। ये चैप्टर आपको करना है, इम्पॉर्टेंट है। ठीक, इसके अलावा जो संविधान सभा की जो समितियाँ थीं और संविधान सभा की जो मांग वगैरह हुई थी, इसको तो आपको बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना है, लेकिन प्री के लिए जो समितियाँ बनी थी और संविधान सभा में कौन कौन से जो मेंबर थे, किस तरीके से क्या थे, इसमें जो है आपको थोड़ा सा हल्का सा इसको, इस वाले चैप्टर को आपको देख लेना है, संविधान सभा को। ठीक, ध्यान रखिएगा, बहुत ज़्यादा तो इससे प्रश्न नहीं पूछते हैं, लेकिन आपको जो है डिटेल्स में देख लेना है। अब संविधान सभा की आलोचना वगैरह आपको नहीं देखनी है, सब छोड़ देना है आपको। ठीक है, तो ये सरसरी नज़र में आपको देखते हुए चलना है। चलिए, इसके अलावा अब संविधान की अवधारणा है, ये एक नया चैप्टर पॉलिटी में ऐड ऑन किया गया है, इसको आप छोड़ दीजिए, अब इसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। संविधान सभा की विशेषताएं वगैरह आप इसको ज़्यादा करने की आपको आवश्यकता नहीं है। अब जो इम्पॉर्टेंट जो बस आता है टॉपिक, वो आता है संविधान की प्रस्तावना। मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, जितनी भी चीज़ें इसमें दे रखी हैं अच्छे से आपको करना है। संविधान की प्रस्तावना को आपको बहुत बढ़िया तरीके से करना है। ठीक, इसके अलावा सेकंड चैप्टर संघ एवं इसका राज्य क्षेत्र, इसका क्षेत्र जो है ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको देख लीजिएगा कि जो पुनर्गठन हुआ था संसद की शक्ति का, ये सब जो है राज्यों के पुनर्गठन को लेकर के, ये चैप्टर भी आपका इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा सिटीजनशिप महत्वपूर्ण है, पूछ लेता है अक्सर परीक्षा में कि नागरिकता के क्या क्या जो है इसके नागरिकता के लिए क्या क्या नए उपबंध जो है अभी हाल फिलहाल में ऐड ऑन किए गए हैं, और जो है भारत की नागरिकता किन किन जो है तथ्यों पर आधारित होती है और किस तरीके से भारत की नागरिकता को लिया जा सकता है या उसे छोड़ा जा सकता है। ये चैप्टर भी आपका नागरिकता वाला इंपॉर्टेंट देख लीजिएगा। मूल अधिकार 8 नंबर जो चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट्स आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा, इसकी हर एक चीज़ जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे ज़्यादा प्रश्न जो है आपका प्रस्तावना से, मूल अधिकार से, मूल कर्तव्य से और नीति निर्देशक तत्व से यानी कि DPSP से पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। सारे ही चीज़ें इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ भी बताने की आवश्यकता नहीं है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें से जो रिट है, रिट के प्रकार, इससे भी प्रश्न बहुत पूछे जाते हैं। रिट कोई भी मत छोड़िएगा, ध्यान से इसको कर लीजिएगा आप रिट। ठीक है, संपत्ति का अधिकार, मूल अधिकारों का महत्व वगैरह सब कुछ अच्छे से इसको करना है आपको अच्छे तरीके से। इसके अलावा डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी यानी कि जैसे हम DPSP भी बोलते हैं, हिंदी में राज्य के नीति निर्देशक तत्व बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, इसको भी आपको बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, परीक्षा में प्रश्न आपसे बहुत पूछता है इससे। इसके अलावा अगर हम दूसरे चैप्टर्स की बात करें तो इसमें फिर मूल कर्तव्य आ जाता है। मूल कर्तव्य भी जिसे हम फंडामेंटल ड्यूटीज़ भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वर्ण संघ समिति की सिफारिशें वगैरह जो भी चीज़ें थी, ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मूल कर्तव्य वाले चैप्टर को भी अच्छे से कर लेना है। संविधान का संशोधन कि इसमें जो पहला प्रश्न जो बनता है संविधान संशोधन का, कि संविधान संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है,
ठीक है। तो प्रक्रिया को आप लोग देख लीजिएगा बस, और संशोधन कौन कौन से प्रकार होते हैं इसको आप लोग देख लीजिएगा बस। आलोचना अगर आपको नहीं पढ़नी है, ठीक है। संविधान की मूल संरचना, ये इस पर एक प्रश्न पूछ लेता है कि 2018 बताइए कि क्या संविधान में संशोधन किस प्रकार किया जा सकता है। तो जब ये वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे ना संशोधन वाला, तो इसी में आपको चीज़ें क्लैरिफाई हो जाएंगी। तो ये नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है, इसको आप छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। संसदीय व्यवस्था, संसदीय सरकार की विशेषताएं वगैरह है, राष्ट्रपति शासन की विशेषताएं हैं, इसको भी आप स्किप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। चैप्टर नंबर 15 इंपॉर्टेंट है, केंद्र राज्य संबंध जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा, इसको आप लोग एक बार देख लीजिएगा अच्छे से। अंतर्राज्यीय संबंध में अंतर्राज्यीय जल विवाद है, इसमें से एक प्रश्न जो है अक्सर पूछ लेता है। तो जो अंतर्राज्यीय जो जल विवाद है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। आपातकालीन प्रावधान फिर दे रखा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, राष्ट्रीय आपातकाल, राष्ट्रपतीय शासन, वित्तीय आपातकाल, ठीक है, तीनों ही अच्छे से देख लीजिएगा। इन तीनों टॉपिक पर हर साल जो है एक नया प्रश्न इससे बनता है, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं केंद्र सरकार की। केंद्र सरकार में राष्ट्रपति का जो चैप्टर है मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक चीज़। अब इसमें एक चीज़ आप लोग ध्यान रखिएगा कि जो ऐसे जो पद होते हैं इंपॉर्टेंट, उसमें से उनकी जो इंपॉर्टेंट जो चीज़ें पढ़नी होती हैं वो क्या पढ़नी होती हैं। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस आर्टिकल से होता है, उसकी अर्हताएँ क्या होती हैं, यानी कि उनकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ठीक है, उनको कैसे हटाया जा सकता है, ठीक है, महाभियोग की प्रक्रिया क्या होती है। तो इस टाइप से जो है इनकी मिनिमम जो एज होती है जो है एलिजिबिलिटी की, वो क्या होती है। इस प्रकार आपको चीज़ों को तैयार करना है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो इस तरीके से चीज़ों को आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है, अक्सर जो है इससे प्रश्न पूछ लेता है। उपराष्ट्रपति भी इंपॉर्टेंट है, बस उपराष्ट्रपति के बारे में आप लोग थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा कि किस आर्टिकल के तहत इसकी नियुक्ति होती है और इसकी योग्यता क्या होती है उपराष्ट्रपति की, बस इसमें इतना पढ़ना है। प्रधानमंत्री से भी एक प्रश्न बनता है, इंपॉर्टेंट है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है और प्रधानमंत्री की नियुक्ति किस आर्टिकल के तहत की जाती है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा, ठीक। तो ये भी चैप्टर आपका जो है इम्पॉर्टेंट है, ओके। केंद्रीय मंत्रिपरिषद जो है यानी कि जो 21 चैप्टर है, ये भी इम्पॉर्टेंट है, देख लीजिएगा। बहुत ज़्यादा तो इम्पॉर्टेंट नहीं है, लेकिन केंद्रीय मंत्रिपरिषद यानी कि सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में थोड़ा सा आप लोग एक बार देख लीजिएगा, सरसरी नज़र से, ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं है, लेकिन देख लीजिएगा एक बार आप लोग। इसके बाद जो समितियां हैं मंत्रिमंडलीय, इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा। इसके बाद जो चैप्टर इंपॉर्टेंट है वो है आपका संसद यानी कि पार्लियामेंट। ये चैप्टर बहुत बड़ा भी है और इम्पॉर्टेंट भी है, इसके जितने भी चीज़ें हैं इसमें सब कुछ महत्वपूर्ण है, आपको कुछ भी स्किप करने की आपको आवश्यकता नहीं है। संसद से एक प्रश्न हमेशा से पूछता है, ध्यान रखिएगा, तो इस चैप्टर को अच्छे से कर लीजिएगा। संसद में बजट, अब बजट बनाने की प्रक्रिया वगैरह आप मत पढ़िएगा क्योंकि ये जो है आपके मेन से पूछता है, लेकिन बाकी जो चीज़ें होती हैं वो आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। संसदीय समितियां, इसमें सभी एक जो है क्वेश्चन आपका पूछ लेता है, तो इसे आप लोग देख लीजिएगा। इसके अलावा भारतीय संसदीय समूह जो है इसको आप लोग छोड़ दीजिएगा, अभी आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। इसके अलावा जो 26 नंबर चैप्टर है उच्चतम न्यायालय, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग बहुत बढ़िया तरीके से करिएगा। एक प्रश्न जो है इससे से बनता ही बनता है, इसको आपको स्किप करने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ध्यान रखिएगा। आगे अगर बात करें तो न्यायिक समीक्षा, इसे जुडिशियल रिव्यू बोलते हैं। तो जुडिशियल रिव्यू दरअसल जो है मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, बस आप इसको एक बार पढ़ लीजिएगा कि जुडिशियल रिव्यू होता क्या है, बस, ठीक है। और 9वीं अनुसूची की न्यायिक समीक्षा जो है इसको आप एक बार पढ़ लीजिएगा, बस, ज़्यादा पढ़ने की इसकी आवश्यकता नहीं है आपको। मुख्य परीक्षा में दरअसल इस पर प्रश्न पूछता है। न्यायिक सक्रियता, जिसे हम जुडिशियल एक्टिविज्म भी बोलते हैं, यह भी महत्वपूर्ण है, लेकिन मुख्य परीक्षा के लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बस आप जुडिशियल एक्टिविज्म को समझ लीजिएगा कि होता क्या है, बस। प्री मेंस से प्रश्न नहीं पूछता है, मेंस से जो है प्रश्न पूछता है। जनहित याचिका, PIL जिसे बोलते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं। PIL भी जो है आपका मुख्य परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन PIL को आप लोग एक बार समझ लीजिएगा, जिसे हम पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोलते हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए अब हम राज्य सरकार की बात करते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट में राष्ट्रपति इंपॉर्टेंट था, सेम उसी तरीके से राज्यपाल इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आप लोग इसको स्किप मत करिएगा, अच्छे से कर लीजिएगा। मुख्यमंत्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार आप लोग देख लीजिएगा। राज्य मंत्रिपरिषद भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ सकते हैं आप इसे। इसके अलावा फिर राज्य विधानमंडल यानी कि स्टेट लेजिस्लेचर जो है इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा कि इसमें किस तरीके से चीज़ें होती हैं। इसके अलावा उच्च न्यायालय, जिस तरीके से सेंट्रल गवर्नमेंट के फॉर्म में जो है आपका सुप्रीम कोर्ट इंपॉर्टेंट था, सेम उसी तरीके से आपका उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट जो है इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और हाई कोर्ट से अक्सर परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है, ठीक है। हाल फिलहाल के जो आसपास के जो आपके स्टेट होते हैं, उनके जो मुख्य न्यायाधीश होते हैं वो भी जो है हाई कोर्ट के, और जो है क्या कहते हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जैसे हम बोलते हैं, वो वर्तमान में कौन है,
ऐसा प्रश्न भी आपसे पूछ लेता है। बाकी इससे संबंधित जो योग्यताएं होती हैं, शपथ वेतन कहाँ से होता है, कार्यकाल कैसे हो सकता है, इनको हटाया कैसे जा सकता है, इस प्रकार के प्रश्न जो है आपके कोर्ट से जो पूछते हैं, वो चाहे सुप्रीम कोर्ट हो चाहे हाई कोर्ट हो। आपका अधीनस्थ न्यायालयों से संबंधित भी 1-2 प्रश्न कभी कभी पूछ लेता है। ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसमें जो है ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट जो है ट्रिब्यूनल्स के बारे में भी आप लोग देख लीजिएगा, ट्रिब्यूनल्स क्या होते हैं, ये भी मुख्य परीक्षा के दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन देख लीजिएगा आप। इसके अलावा उपभोक्ता आयोग जो है नया चैप्टर है, आप इसे एक बार देख लीजिएगा, बस बाकी कोई दिक्कत नहीं है। इसके अलावा लोक अदालत जो है, ग्राम न्यायालय और लोक अदालत, इसमें जो है चैप्टर इंपॉर्टेंट है। इसे ग्राम न्यायालय और ये क्या कहते हैं लोक अदालत, इसे देख लीजिएगा। ये भी मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, लेकिन आप लोग इसको देख लीजिएगा, ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्री के लिए नहीं है। अब जो पंचायती राज का जो चैप्टर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एक ना एक प्रश्न इससे पूछता है, हर हाल में पूछता है, चाहे जैसे पूछेगा। तो इसको आप लोग बिल्कुल इसको मत करिएगा, सारी चीज़ इसकी अच्छे से कर लीजिएगा। साथ ही साथ में नगर निगम क्या होते हैं, नगर निगम जो है बनाए जाने की क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये भी आपको देख लेना है। अब आ जाते हैं केंद्र शासित प्रदेशों के बारे में। इसे ज़्यादा खास नहीं देखना है आपको, बस कितने केंद्र शासित प्रदेश इस समय वर्तमान में हैं ये आपको देख लेना है, ध्यान रखिएगा। अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्र, इससे एक प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि इस क्षेत्र को जो है घोषित करने का अधिकार कैसे है, तो आप इसे देख लीजिएगा एक बार। अब जो आता है नेक्स्ट चैप्टर, वो आता है संवैधानिक निकाय, यानी कि जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी बोलते हैं। तो इससे अक्सर परीक्षा में प्रश्न यही पूछ लेता है कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं है। तो पूछ लेगा, बताइए कि निर्वाचन ऑप्शन दे देगा, निर्वाचन आयोग या कोई अन्य 3 ऑप्शन और दे देगा। उसमें से पूछ लेगा कि निम्नलिखित में से कौन सा संवैधानिक निकाय है, कौन सा नहीं है। तो सबसे पहले तो आपको यही पता होना चाहिए कि कौन सी बॉडी जो है संवैधानिक है, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल है, कौन सी नहीं है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। संघ लोक सेवा आयोग, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसके पहले निर्वाचन आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। और वर्तमान में निर्वाचन आयोग यानी कि चुनाव आयोग के कौन अध्यक्ष हैं, ठीक है, यानी कि आयुक्त निर्वाचन आयुक्त कौन है, ये परीक्षा में प्रश्न अक्सर पूछ लेता है। बाकी इसकी स्वतंत्रता, शक्ति, कार्य, ये सब चीज़ें अभी आपको देख लेना है। संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है, पूछ लेता है आपसे। राज्य लोक सेवा आयोग भी इंपॉर्टेंट है, इसका आर्टिकल दरअसल पूछता है, ठीक है। राज्य लोक सेवा आयोग और संघ लोक सेवा का आर्टिकल पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। 312 और 315 आप इसको अच्छे से कर लीजिएगा आर्टिकल। ओके, नेक्स्ट हम बात करते हैं वित्त आयोग, बहुत इंपॉर्टेंट है। वित्त आयोग के कार्य, वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन है, और वित्त आयोग के जो है क्या कहते हैं इसकी बाकी जो है संरचना, स्ट्रक्चर इसका कैसा होता है, वो इंपॉर्टेंट है। वस्तु एवं सेवा कर परिषद यानी कि गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी, तो इंपॉर्टेंट ही है, आपको पता ही होगा। जीएसटी के आर्टिकल्स और अन्य जीएसटी से संबंधित प्रश्न पूछ लेते हैं, इंपॉर्टेंट है, इसके मत करिएगा, पढ़ लीजिएगा अच्छे से। अनुसूचित जातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल इसके मत करिएगा, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। इसके अलावा अनुसूचित जनजातियों के लिए राष्ट्रीय आयोग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसके मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है, कर लीजिएगा। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी आपको स्किप नहीं करना है, पढ़ लेना है अच्छे तरीके से, ठीक। बाकी भाषाई अल्पसंख्यक वर्गों के लिए विशेष अधिकारी, इसे आप ज़्यादा करने की आवश्यकता नहीं है, जस्ट आप इसे देख लीजिएगा। इसके अलावा भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ठीक है, यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल इसको मत करिएगा। सारी चीज़ें जो इसमें दे रखी हैं पढ़ लीजिएगा। भारत के महान्यायाधीश इंपॉर्टेंट है, पक्का है, एक क्वेश्चन इससे पूछता है, ठीक है। इसका कार्यकाल, नियुक्तियाँ, कार्यशक्ति, अधिकार वगैरह देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है आपको, ध्यान रखिएगा। जो मैं कहूँ ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, उसको आपको बिल्कुल भी इस पर स्किप नहीं करना है। नेक्स्ट है 54, राज्य का महाधिवक्ता, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको स्किप करने की आवश्यकता नहीं, आपको करना है। इसके अलावा संवैधानिक विधि की संरचना, आप इसे छोड़ सकते हैं, इतना कोई खास इंपॉर्टेंट जो है नहीं है। आगे बात करते हैं हम, तो गैर संवैधानिक निकाय, अब ये भी इंपॉर्टेंट है। अब इससे भी ये भी पूछ लेता है आपसे परीक्षा में प्रश्न कि कौन सा गैर संवैधानिक है। तो इसमें से पहला है आपका नीति आयोग, ठीक है। नीति आयोग जो है संविधान में इसका जो है यानी कि इसकी बात नहीं कही गई, इसे अलग से बाद में बनाया गया है। तो नीति आयोग तो इंपॉर्टेंट है, और नीति आयोग जो है दरअसल प्री के लिए भी इंपॉर्टेंट है और मेंस के लिए भी। अगर आप यूपीपीसीएस का देंगे या यूपीएससी का देंगे तो उसमें भी महत्वपूर्ण है, ध्यान रखिएगा। तो नीति आयोग अच्छे से कर लीजिएगा। वर्तमान में नीति आयोग के अध्यक्ष कौन है और उपाध्यक्ष कौन है, ये महत्वपूर्ण है। 2 प्रश्न तो इससे सीधे ये पूछ लेता है। इसके अलावा ये पूछ लेता है कि नीति आयोग का गठन कब किया गया था, या इसके पहले इसका नाम क्या था। इस प्रकार के प्रश्न भी इससे पूछ लेता है, ध्यान रखिएगा। चलिए,
इसके अलावा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग जो है नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको स्किप नहीं करना है, आपको अच्छे से कर लेना है। राज्य मानवाधिकार आयोग यानी कि स्टेट ह्यूमन राइट्स कमीशन भी इंपॉर्टेंट है, देख लीजिएगा, स्किप करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। राष्ट्रीय महिला आयोग ये इस बार नेशनल कमीशन फॉर वुमेन, ये इस बार चैप्टर नया एड ऑन हुआ है, इसको भी आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग इस बार चैप्टर नया आया है, देख लीजिएगा एक बार, इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग ये भी इंपॉर्टेंट है, नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है, देख लीजिएगा। इसके अलावा केंद्रीय सूचना आयोग यानी कि सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन, जिसे हम CIC बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसको आपको छोड़ने की आवश्यकता नहीं है, आप इसे करिएगा। राज्य सूचना आयोग यानी कि स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन, आप एक बार इसे देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट तो नहीं है लेकिन देख लीजिएगा एक बार, ठीक। जो मैं कहूँ इंपॉर्टेंट है उसे आपको जरूर करना है, ध्यान रखना। केंद्रीय सतर्कता आयोग यानी कि सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, CVC जिसे बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है, छोड़िएगा नहीं, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन, यानी कि जिसे हम CBI भी बोलते हैं, इंपॉर्टेंट है। और आपको पता ही होगा कि CBI जो है अक्सर चर्चा में रहता है, तो आपको बिल्कुल भी छोड़ना नहीं है, ध्यान रखिएगा। लोकपाल एवं लोकायुक्त बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको छोड़ना नहीं है, इसको इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान रखिएगा। वर्तमान में कौन लोकायुक्त हैं, इस तरीके से प्रश्न आपसे पूछ लेता है। राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी कि NIA, इसे भी आप लोग एक बार देख लीजिएगा। चलिए, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, थोड़ा सा देख लीजिएगा कि आपदा जो है जो क्या कहते हैं NDMA की स्थापना कब हुई थी, NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं, और इससे प्रश्न जो है पूछ लेता है कभी कभी, तो ध्यान से कर लीजिएगा। भारतीय विधिज्ञ परिषद यानी कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया, इस बार नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है, और इस बार आपको पता होगा कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया चर्चा में रहा है, कई सारे इसने अभी मीटिंग भी की हैं, और इस पर कई सारे दिल्ली में इस पर एक बैठक भी हुई थी बार काउंसिल ऑफ इंडिया की, तो ये महत्वपूर्ण है, देख लीजिएगा। भारत का विधि आयोग, लॉ कमीशन ऑफ इंडिया, इस बार नया चैप्टर ऐड ऑन हुआ है, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा भारत का परिसीमन आयोग, नया चैप्टर ये भी ऐड ऑन हुआ है, थोड़ा सा परिसीमन के बारे में आप लोग देख लीजिएगा, क्योंकि इस बार ये जो है चर्चा में रहा है भारत का परिसीमन आयोग, तो इसको आप छोड़िएगा नहीं, देख लीजिएगा एक बार, ठीक। चलिए, इसके अलावा जो है सहकारी समितियां, अनसंवैधानिक आयाम आ जाता है। सहकारी समितियां इंपॉर्टेंट तो नहीं है, लेकिन आप लोग एक बार देख लीजिएगा। राजभाषा इंपॉर्टेंट है, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है, एक बार इसे देख लीजिएगा। लोक सेवाएं एक बार बस सरसरी नजर से देख लीजिएगा इसको। तो ये कुछ जो चैप्टर हैं ये इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए, इसको आपको इसके बिल्कुल भी नहीं करना है। बाकी नॉर्मल चैप्टर्स हैं। राजनीतिक दल, ठीक, कौन कौन से राजनीतिक दल अभी हैं जो राष्ट्रीय स्तर के हैं, राज्य स्तर के हैं, इनकी क्या क्या एलिजिबिलिटी होती है, इसको देख लीजिएगा। क्षेत्रीय दल क्या होते हैं, इसको भी देख लीजिएगा। निर्वाचन इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा ये जो चुनाव कानून है, इससे प्रश्न बहुत ज़्यादा तो नहीं पूछता है, लेकिन कभी कभी इक्का दुक्का पूछ लेता है, तो एक बार आप चुनाव कानून यानी कि इलेक्शन जो लॉ होते हैं उसको आप लोग देख लीजिएगा। इलेक्टोरल रिफॉर्म्स यानी चुनाव सुधार मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लेकिन मुख्य परीक्षा की दृष्टि से इंपॉर्टेंट है, इसे आप छोड़ सकते हैं, ठीक। दबाव समूह मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, पक्का है, एक क्वेश्चन इससे पूछता है। दबाव समूह, प्रेशर ग्रुप्स, ये प्री में भी पूछता है और मेंस में भी पूछता है, तो एक बार आप दबाव समूह को देख लीजिएगा। दल बदल कानून मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दल बदल कानून जो किस आर्टिकल के तहत आता है, क्या क्या इसके प्रावधान है, 91 का संविधान संशोधन क्या था, इंपॉर्टेंट है, इसके मत करिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलिए, बाकी मतदान व्यवहार अगर आप छोड़ सकते हैं, कोई खास चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके अलावा जो है और बाकी चीज़ें जो हैं इसमें कुछ केस के बारे में दे रखा है, जैसे कि केशव भारती केस इंपॉर्टेंट है, आप लोग इसको जरूर देख लीजिएगा एक बार। इंदिरा नेहरू गांधी केस देख लीजिएगा। मेनका गांधी केस इंपॉर्टेंट है। मिनर्वा मिल्स केस इंपॉर्टेंट है। ये कुछ जो और बेरूवाड़ी यूनियन केस, ये बेरूवाड़ी यूनियन केस, ठीक, केशव भारती केस, इंदिरा गांधी नेहरू गांधी केस और मेनका गांधी केस, ठीक, मिनर्वा मिल्स केस, ये कुछ केस ऐसे हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे आप लोग। इंदिरा साहनी केस, ठीक, 1992, इसे भी देख लीजिएगा। कुछ ऐसे केस है जो जिनसे प्रश्न जो है पूछ लेता है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। बाकी ज़्यादा कोई खास जो है इसमें इंपॉर्टेंट केस नहीं है, ओके। तो ये कुछ चीज़ें जो हैं थी जो इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के लिए, इससे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। जो भी मैंने चैप्टर्स आपको बताए हैं ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी आपको स्किप करने की आवश्यकता नहीं है। प्लीज़ इसे आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा। कोई दिक्कत अगर होती है तो कमेंट बॉक्स में जाकर के आप लोग कमेंट कर दीजिएगा, ओके। फिर मिलते हैं कल एक नए सेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।